बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, टॉपिक ये है कि वो तमाम कैट्स जिनको बार बार वॉमिटिंग आती है उनकी वजूहात क्या हैं आखिर। ये ख्याल मुझे ऐसे आया कि लास्ट वीक अ बॉय कॉन्टेक्टेड मी थ्रू फेसबुक इनबॉक्स एंड ही वांटेड टू नो द रीज़न बिहाइंड frequent vomiting of his male cat। तो उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, वन बाय वन हम उनको देखते हैं और नोट करते हैं। आई नोटेड देम डाउन ओवर हियर फॉर यू एंड लेट मी टॉक अबाउट दैट। सबसे पहली जो कुछ कॉमन वजूहात होती हैं जो हर एक आम सी हैं और उनकी रेमेडी भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती है कि योर कैट इज़ ईटिंग टू फास्ट। वो बहुत तेज़ी से खाना खाने लग जाती है, या खा रही है बग़ैर चबाए खाना चाहती है, मे बी वो भूखी है या वो नजीदी है जो भी है रीज़न, वो जल्दी जल्दी तेज़ी से खाना खाती है जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपर और उसको वॉमिट कर देती है। अच्छा, सेकंड जो रीज़न होता है मेन, वो होता है किसी ख़ास खाने से उसको एलर्जी हो जाती है। अब ये चीज़ उसको किसी नए खाने को चेंज करने पे भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो पुराने जो खाने को खा रही है उससे एकदम से उसको एलर्जी डेवलप हो जाए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि चेंज ऑफ फूड की बाइस नहीं, बल्कि उसी सेम फूड को इस्तेमाल करने पे भी उसे एलर्जी हो रही है। या फिर हमारे यहाँ एक ये मसला बहुत आम है कि हम मिलावट करने के बहुत शौकीन हैं। सॉरी टू से यस, इन पाकिस्तान मैंने खुद कई दफ़ा ऐसी मेरे पास स्कैनिंग के काम आते थे जिसमें फ़ॉरेन के लेबल्स को यहाँ पर स्कैन करके वो अपना मटेरियल बना के उस पर लगाना चाह रहे थे। तो दैट बॉय वाज सरप्राइज कि उसने रॉयल कैनिन खिला रहा है अपनी कैट्स को जेली फूड भी और ड्राई फूड भी। रॉयल कैनिन, एवरीबडी नो दैट द मोस्ट एक्सपेंसिव कैट फूड जो इम्पोर्ट होता है बाहर से। एंड दिस टाइम व्हेन ही गॉट दैट फूड, तो उस फूड की वजह से उसकी एक कैट जो है उसको ये रिएक्शन हो रहा था और बार बार उसको वॉमिटिंग आ रही थी। तो उसको ये शक था कि शायद इस फूड में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से उसकी कैट को वॉमिट आ रही है। तो ये फूड एलर्जी उसको नेचुरली भी हो सकती है, और हमारे यहाँ जो हैबिचुअल मिलावट के शौकीन लोग हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, या कई दफ़ा ऐसा भी आप देखिएगा कि डेट एक्सपायर हो चुकी भी होती है, मगर जो शॉपकीपर्स हैं उस एक्सपायरी डेट को रिमूव करके या उसके ऊपर नया लेबल लगा देते हैं ताकि उनका खाना बिक जाए, चाहे बिल्ली बेचारी के साथ कुछ भी होता रहे। तो ये भी एक रीज़न है कि जी उसे फूड एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से वो बार बार वॉमिट करती है। देन थर्ड मेन फैक्टर इज़ कोई पॉइजनस चीज़ उसने खा ली है, चाहे वो आपकी इंडोर कैट है, हो सकता है घर में कोई ऐसी चीज़ थी, कोई कीड़ा मकोड़ा उसको शौक में उसने खा लिया, या कोई मेडिकेशन थी, या कोई ऐसी और चीज़ है जो उसने खा ली जिसकी वजह से उसको बार बार वॉमिटिंग आ रही है। तो ये भी एक सिंपल सा फैक्टर है। अच्छा, उसमें जब हम फोर्थ चीज़ जो हम देखते हैं वो भी एक कॉमन फैक्टर है, एयरबॉल्स। जैसे कि जो पर्शियन कैट्स होती हैं, इवन नॉर्मल शॉर्ट हेयर कैट्स जो लोकल कैट्स हैं, उनके साथ भी होता है कि दे आर ऑल द टाइम रिसीव ग्रूमिंग। वो हर वक्त ग्रूमिंग में मसरूफ़ रहती हैं। तो इस हिसाब से उनकी जब वो ग्रूमिंग करती हैं तो उनके बाल उनके स्टमक में चले जाते हैं, और जब वो स्टमक में चले जाते हैं तो फिर वहाँ जाके वो एक गुच्छा सा बना लेते हैं उनके बेले में। तो उस गुच्छे से वो रिमूव करने के लिए उनको वो गुच्छा समेत उनका जो फ्रूट होता है उससे मिक्स होकर बाहर आ जाता है, जिसको एयरबॉल कहते हैं। और अगर ये यूजुअली हर कैट के साथ ही होता है, स्पेशली विद पर्शियंस, और ये कम से कम हफ्ते में 1-2 बार वो ऐसा कर जाती है। तो ये हेयर बॉल की वॉमिट जो होती है ये कोई इतना सीरियस इशू नहीं है, और इनको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब इनके बाद जो फिफ्थ आता है वो एक और अहम मसला है, उसे कहेंगे हम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। अब ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस इज़ व्हाट, ये होता है कि उनका जो स्टमक की लाइनिंग है वो इन्फ्लेमेटरी हो जाती है या उसमें स्वेलिंग होती है।
उसमें स्वेलिंग जब हो जाती है तो उसकी वजह से प्रॉपर उनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और उनको बार बार वॉमिट आ रही होती है। तो ये ज़रा एक कॉम्प्लिकेशन सी बात हो जाती है और इससे उनको वेट लॉस भी हो जाता है, उनकी एपिटाइट भी कम हो जाती है और उनके अंदर सुस्ती आती है और वो जो है उनकी ओवरऑल कंडीशन जो है काफ़ी बुरी होने लग जाती है। तो ये ज़रा एक सीरियस सा इशू है और इसके लिए तो वाकई हमें वेट से रुजू करना पड़ेगा और वही इसको डायग्नोज करके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा 6 फैक्टर जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल जो है डिजीज़ है, इसको इन शॉर्ट कहते हैं IBD। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में ये है कि उसकी जो इंटेस्टाइन है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। पहला जो हमारा था गैस्ट्राइटिस जो था उसमें उसकी स्टमक में स्वेलिंग थी, अब स्टमक से नीचे जाके यहाँ पर IBD में उसकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनमें स्वेलिंग है, जिसकी वजह से उसे बार बार वॉमिट आ रही है। तो ये हमारा 6th रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पूरी होती है कैट्स में। ठीक, जो है उनकी एपिटाइट जो है वो उसमें भी चेंजेस आ जाती हैं और ये भी एक ऐसा मसला है जिसको आपका जो वेट है वही ट्रीट कर सकता है उसको। हाँ, अब ये जो इन्फ्लेमेशन वाली प्रॉब्लम होती है इसमें डाइट चेंज भी करनी पड़ती है और यूजुअली कहा जाता है कि इसमें आप अपनी कैट को फाइबर और उससे परहेज़ कराएं, फैट से। उसकी ग़िज़ा में फाइबर और फैट को निकाल दिया जाता है और उसको ईज़िली डाइजेस्टेबल फूड जो है उसकी एडवाइस की जाती है जो वो आसानी से हज़म कर सके। अच्छा, 7th रीज़न फॉर दिस फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग जो है वो काफ़ी सीरियस होती है एंड दैट इज़ किडनी डिसीज़। अब किडनी जो है वो इज़ अ मेन फैक्टर जो आपके टॉक्सिन्स को जो है वो कंट्रोल करता है, उसको बॉडी से निकलने में मदद करता है। अब जब किसी कैट की किडनी इशू चल रहा होता है तो क्योंकि वो प्रॉपरली उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहा होता है टॉक्सिन्स को और उसकी बॉडी में जमा हो रहे होते हैं, तो इस वजह से कैट को फ्रिक्वेंटली बार बार वॉमिट आ रही होती है। तो उसमें जो है इट्स अ रियली सीरियस इशू और उसके लिए प्रॉपर जो है उसकी वेट की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है और उसका डायग्नोसिस भी करना पड़ता है अबाउट दैट किडनी प्रॉब्लम। अच्छा, इसके साथ साथ 8वां मसला जो है वो पैरासाइट्स लाइक टैपवर्म, रिंगवॉर्म, इस किस्म के वॉर्म्स जो आपके कैट के स्टमक में बन जाते हैं तो वो जो है उसकी वजह से भी बार बार वॉमिटिंग आती है उसको। और ये यूजुअली हर कैट के साथ ही होता है कि उनको फ्रिक्वेंटली वॉमिट आ रही होती है बिकॉज यू पीपल ना माइट नॉट डिवॉर्म देम। तो इसमें सिंपल सा इसका प्रोसीजर होता है, या तो आप उनको घर में प्रॉपर मेडिकेशन से डिवॉर्म कर लीजिए या फिर आप अपने वेट के पास ले जाइए और उनको जो है वो उसको डिवॉर्मिंग कर देते हैं, जिसके बाद से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इट इज़ नॉट अ बिग डील। अच्छा, नाउ यू माइट बी सरप्राइज टू नो दैट डायबिटीज़ जो है वो भी एक रीज़न हो जाता है कैट की फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग का। जी हाँ, इट माइट बी सरप्राइज फॉर मेनी पीपल जिन्होंने कभी बिल्ली नहीं पाली है और जिन्होंने पाली भी है और उनको ये मालूम नहीं कि कैट्स को भी इंसानों की तरह डायबिटिक प्रॉब्लम होती है। और जो डायबिटिक कैट होती है उसे भी हम इंसानों की तरह प्यास भी बहुत लगती है, भूख भी लगती है और वो बार बार जो है वो खाना उसको उसे चाहिए होता है। दैट्स द प्रॉब्लम विद द कैट्स। उसको भूख भी लगती है और उसे प्यास भी लगती है और देन शी हैज़ टू यूरिनेट ऑफन। जैसे हम इंसानों के साथ ये मसले हो जाते हैं, उसके साथ भी ये होता है कि वो ज़्यादा खाना भी मांगती है, पीती भी पानी है और फिर वो बार बार उसे यूरिनरी प्रॉब्लम भी हो जाती है। एंड नाउ द 10th एंड द मोस्ट surprising is that factor. It is called hyperthyroidism. Hyperthyroidism is the thing where thyroid glands जो cats के हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते।
जैसे हम इंसानों के पास थायराइड ग्लैंड है तो कैट्स के भी हैं, और दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जिसकी वजह से उनको डायरिया हो जाता है, वीकनेस होती है, और उनके जो है इसके अलावा वो लेथार्जिक फील करती हैं, और उनके फर जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे अजीब से हुए हुए होते हैं जैसे कभी उनकी ग्रूमिंग ही नहीं की गई, चाहे वो ग्रूमिंग कर भी रही हो, कुछ भी कर रही हो। तो दीज आर द मेन फैक्टर जिसकी वजह से आपकी कैट बार बार वॉमिट करती है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर उसको इतना प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि वो जल्दी जल्दी खा रही है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा खाना दीजिए, एकदम से बहुत सारा मत दीजिए। अगर वो हैबिचुअल है तेज़ी से खाना खाने की तो थोड़ा खाना दीजिए। इसके साथ साथ अगर उसको किसी फूड से एलर्जी है तो देन यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या उसको ख़ास किसी चीज़ से, फिश से, चिकन से, लीवर से, इससे एलर्जी हो रही है, या आप जो टिन फूड उसको दे रहे थे उससे उसको रिएक्शन हो रहा है, तो इससे आप उसका फूड को थोड़ा बदल के चेक कर सकते हैं कि आपने खाना बदला तो उसके साथ वो एडजस्ट कर रही है या उसको फिर भी प्रॉब्लमेटिक अपीयर्स हो रहे हैं कोई। और पॉइजनिंग का तो बहुत आसान है कि भाई वो वॉमिट करेगी तो वो चीज़ निकल जाएगी, और कई दफ़ा बार बार उसको वॉमिटिंग आ रही है, देन यू हैव टू गो फॉर द चेकअप। अब ये जितने क्रॉनिक रेस्टाइटिस है और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, इसके अलावा ये थी किडनी डिजीज़ है, और डायबिटिक होना है, या थायराइड का मसला है। जब आपके कैट के को आप देख रहे हैं कि दीज आर समथिंग सीरियस विद द कैट, एंड स्पेशली किडनी डिजीज़ जो है उसका तो मुझे खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, बिकॉज ऑफ माई ब्लैक ही लास्ट ईयर ही आउट ऑफ अ सडन ही फेस दैट किडनी प्रॉब्लम, और उसको जो है किडनी फेलियर हो गया था। तो उसमें सबसे ऑब्वियस सिम्टम ये होता है कि कैट जो है वो खाना छोड़ देती है। what he or she used to do, they drink a lot of water। तो इससे वो इंसान को शक होता है कि मे बी दे आर हैविंग सम सीरियस इशू विद योर कैट। तो इन वजह से वजूहात की बिना पर यू हैव टू टेक योर कैट टू द वेट। आप वेट के पास लेके जाइए, पहले तो वो उसकी हिस्ट्री मालूम करेगा कि कब कहाँ कैसे उसके साथ प्रॉब्लम रही हैं, फिर वो उसका ओवरऑल चेकअप कर सकते हैं, फिर वो उसके लिए अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं। तो इन ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि भाई मसला एक्चुअल में है क्या। एंड देन ये जो उसकी इंटरनल बॉडी की इश्यूज होती हैं उनके लिए देन दे हैव टू गिव यू द मेडिकेशन एंड दे चेंज द फूड फॉर द कैट। स्पेशली किडनी इश्यूज जब होते हैं तो उनके लिए स्पेशल डाइट होती है। अ कैट कैन बी सेव। अब वो उसके जो है ड्रिप्स की मदद से और उसको फ्लैश ऑफ किया जा सकता है उसका जो भी, क्योंकि उनके वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर तरीका नहीं होता है डायलिसिस का कैट्स के साथ। हमारे मुल्क में तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर वो ड्रिप्स के थ्रू उसको जो है उसके टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट किया जा सकता है और वो बच सकती है अगर वो खाना शुरू करती है। Yes, that was a thing my vet told me कि you can save your blackie if you will start eating the food specially created for the kidney patients। मगर अफसोस के ब्लैकी जो था उसको कतई दिलचस्पी नहीं हो रही थी खाने से, एंड आई वाज रियली सैड फॉर हिम दैट ही डाइड on 11th April at the age of 9 years। वो मेरे साथ 9 years रहा मेरे घर में। 14 मार्च 2014 में उसकी पैदाइश हुई थी। ही वॉज सन ऑफ डार्लिंग भूलू एंड ही वॉज जेट ब्लैक और मेरा फेवरेट था वो, लेकिन आई डोंट नो ही हैज़ टू गो टू हिज एक्चुअल होम। वो चला गया और मुझे आपकी वो बहुत याद आता है। एंड आई विश के आपकी कैट्स जो हैं उनको अगर वॉमिटिंग आ रही है तो वो हल्की फुल्की बातें हों, कोई सीरियस इशू ना हो उसमें। लेकिन अगर एक दो वॉमिट के बाद आपको मैं जो है जनरल सा उसका जो इलाज है होम ट्रीटमेंट वो ये होती है कि अगर आपकी कैट को बदहज़मी हो रही है तो ब्रिंग सम ग्रास
ये जो बाहर घास लॉन में होती है, अगर आपके घर में लॉन है तो आपकी कैट खुद ही जाके घास को चबा लेगी। वो खाती नहीं, वो चबाती हैं। उसका जो जूस होता है वो उनकी इंडाइजेशन को क्योर कर देता है। अगर वो इससे क्योर हो रही है उनको, अगर वो फिर भी फ्रीक्वेंटली उनको वॉमिट आ रही है और आपके पास अभी टाइम ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर को विज़िट कर सकें, तो ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंसेस आई विल एडवाइस यू कि आप उसको मोटिलियम सिरप पिलाइए। अगर आपकी कैट एडल्ट है तो आप उसको 2 ml मोटिलियम सिरप ट्वाइस अ डे दे सकते हैं, सुबह और शाम। अगर आपका जो कैट है वो किटन की एज में आ रही है, लाइक वो 6 मंथ के अंदर है, देन यू कैन 6 भी अडल्ट की तरफ चली जाती है, 5th मंथ तक है तो यू कैन गिव योर कैट 1 ml जो है सिरप दी मोटेरियम का। और अगर ये सिक्योर हो जाती है तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी फॉर गोइंग टू योर वेट एंड होपफुली वो क्योर कर जाए। एनी हाउ ये कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से कैट को बार बार वॉमिट आती है, और हमको एज अ ऑनर उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और उनसे पॉइजन चीज़ें दूर रखनी चाहिए, और उनकी जो डिवॉर्मिंग होती है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और उसको कम से कम 6 महीने साल में 2 दफ़ा कर लीजिए उसको डिवॉर्म अपनी कैट को, उसकी सेहत के लिए अच्छा होता है। और इसके साथ साथ उनकी फ्लीज जो हैं उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि दीज फ्लीज आर द मेन रीजंस ऑफ दीज वॉर्म्स जो उनके स्टमक में हो जाते हैं। जहाँ तक सीरियस इश्यूज़ हैं लाइक थायराइड का मसला, डायबिटीज़ होना, या और इंटेस्टाइनल स्टमक की इन्फ्लेमेशन की बात है, and for that purpose you have to visit your vet and then you have to go for the proper treatment. तो थैंक यू। आई होप कि इससे आप लोगों की थोड़ी बहुत नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। If you really like the video, I will be glad if you're going to show your likeness by giving me some comments on my effort. And we'll be glad if you are going to subscribe it and going to come back to see any other video coming on the topics of cat or human psychology and my songs also. Okay, take care. Nice seeing all of you.